हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आप अगर इंग्लिश बैकग्राउंड के अलावा किसी और बैकग्राउंड से आते हो, मान लीजिए हिंदी से, पंजाबी से, गुजराती या बंगाली या उड़िया से आपने अपनी पढ़ाई की है, तो इंग्लिश आपका कमज़ोर सब्जेक्ट होगा। और इसका रीज़न क्या है? इंग्लिश में लॉजिक का ना लगा पाना। कौन वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, किस वजह से कौन सा ग्रामर रूल लगाया जाएगा, ये चीज़ें आपको लॉजिक से नहीं आती हैं। और इन्हीं चीज़ों के पीछे का लॉजिक आपको बताया जाता है इस सैटरडे स्पेशल सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास में। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगा मैं द हिंदू से। हर सेंटेंस में कुछ एरर्स होंगी जो छुपी हुई होंगी। हम हर सेंटेंस को ब्रेक करते हुए चलेंगे और एक एक एरर को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। पूरे मन से सीखना। सेंटेंसेस सभी द हिंदू से उठाए गए हैं, लेवल भी सभी का अच्छा है। अच्छा, अपनी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है। किसी भी एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आप जो है कवर कर सकते हैं। आपकी अपनी ऐप है, ज़रूर से इसको ट्राई देना है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। एक मिलेगा राइटिंग का, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है अराउंड 60 to 80 आवर्स में। तो इसका फ़ायदा ले सकते हो यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वैसे ही आपको बैंकिंग और एसएससी का कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें सारा सिलेबस, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार करवाए गए हैं। दोनों अलग कोर्स हैं, एसएससी और बैंकिंग के। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात करें और आज ही ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है। चलो आ जाओ अब सेंटेंस के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, इसमें पड़ी हुई है कई सारी हिडन एरर्स। अब हिडन का मतलब क्या है? देखने में नहीं पता लगेंगी, ब्रेक करोगे तभी समझ में आएगा। तो पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इसको करूंगा ब्रेक। कह रहे जी, कंसीडरिंग द यूएपीए हैज़ इन्वॉक्ड इन सेवरल केसेस दोज डू नॉट हैव एनी लिंक विद टेररिज्म। मिस्टर मोदीज व्यूज पोज अ क्वेश्चन whether his comments are a justify of sorts for the continued incarceration of many students and accommodations for the past 1.5 year। कह रहे जी कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए। अच्छा भाई, कौन सी चीज़? कि जो यूएपीए नाम की जो ये चीज़ है, अब ये क्या है? ये एक एक्ट का नाम है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कह रहे ये जो एक्ट है, सरकारी एक्ट, इसको इन्वोक किया गया है, इसको लगाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। इन्वोक करना मतलब किसी कानून को लगाना। आपके ऊपर अगर किसी कानून को इम्पोज कर दिया तो आपके ऊपर इन्वोक कर दिया गया। तो कह रहे हैं मानते हुए इस चीज़ को, कंसीडर करते हुए कि इस कानून को इन्वोक किया गया है बहुत सारे केसेस में। और वो वाले केस, वो वाले केस जिनका कोई नहीं है लिंक, दोज डू नॉट हैव एनी लिंक। और किसके साथ में? टेररिज्म के साथ में, दहशतगर्दी के साथ में। कह रहे हैं जी, इस चीज़ को कंसीडर अगर कर लेना कि ऐसा हुआ है, तो हुआ ये कि जो मिस्टर मोदीज के जो व्यूज़ हैं, जो इनका नज़रिया है, वो ये पोज करता है एक क्वेश्चन को, खड़ा करता है एक सवाल को। पोज अ क्वेश्चन मतलब सवाल को खड़ा करना। और सवाल ये कि वेदर, हाँ या ना, उनके जो कमेंट्स हैं वो एक जस्टिफाई है या नहीं। जस्टिफाई करना मतलब सही ठहराना, किसी चीज़ को लॉजिक देना। क्या उनके कमेंट्स एक जस्टिफाई हैं या नहीं? एक प्रकार के, यानी ऑफ सॉर्ट्स। ऑफ सॉर्ट्स मतलब एक तरह के। और किसके लिए भाई जस्टिफाई हैं? इसके लिए फोर लगा के बता रहा है, लगातार बने हुए इनकार्सरेशन के लिए, लगातार बने हुए कारावास के लिए। और कारावास किनका है? बहुत सारे विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, और एकेडमिशियंस का, बहुत सारे विद्वानों का। और कब से हो रहा है कारावास? फॉर द पास्ट 1.5 ईयर, पिछले 1.5 सालों से। आप बोलोगे सर ये सेंटेंस इतना लंबा अजीब सा है, मैं इसमें से एरर कैसे निकालूंगा? निकलेगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मीनिंग देख लो, फिर सेंटेंस के एरर्स को निकालना है। कंसीडर करते हुए कि ये जो एक्ट है, इसको लगाया गया है बहुत सारे केसेस में, और केसेस ऐसे जिनका कोई सीधा सीधा लिंक नहीं है दहशतगर्दी के साथ में, आतंकवाद के साथ में। कह रहे अगर इस चीज़ को आप कंसीडर करने लग जाओ, इस बात को आप समझ लो, तो बात ये है कि मोदी साहब ने जो कहा है, जो उनके व्यूज़ हैं, वो एक सवाल खड़ा करते हैं, पोज करते हैं क्वेश्चन को। सवाल यही है कि हाँ या ना, कि जो भी कमेंट्स उन्होंने दिए हैं ना, कहीं वो एक जस्टिफाई तो नहीं है, कहीं तो वो एक सही ठहराने वाली बात तो नहीं है, एक प्रकार की ऑफ सॉर्ट्स। और ये सही किसको ठहराया जा रहा है? लगातार बने हुए कारावास को, इनकार्सिनेशन को, जेलिंग को, जो हो रही है कई स्टूडेंट्स की और कई विद्वानों की पिछले 1.5 सालों से, फॉर द पास्ट 1.5 ईयर। अब सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया, आ जाओ एरर्स पे। एरर्स ढूंढने के लिए सेंटेंस को हमने करना है ब्रेक। और ब्रेक करने का तरीका क्या है? मैं अलग अलग वर्ड्स को उनके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कलर्स दे रहा हूँ। ग्रीन कलर में मिलेंगे सारे के सारे नाउन्स, ब्लैक कलर में मिलेंगी प्रेपोजिशन, डार्क ब्लैक में, ब्लू में मिलेंगे एडजेटिव्स, कंजंक्शंस मिलेगी येलो में, रेड में मिलेंगी वर्ब्स और इन्फिनिटिव्स, यहाँ इन्फिनिटिव भी समझ लेना वर्ब के साथ में, और पिंक में अगर आया होगा तो मिल जाएगी आपको एड वर्ब।
इस तरीके से मैंने पूरा सेंटेंस जो है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ड्स को अलग अलग करके डाल दिया। सवाल आपके मन में ये भी आएगा, सर मुझे तो पता ही नहीं है कौन पे एडवर्ब है कौन वर्ब है। अगर रोज़ थोड़ा सा रीडिंग करने की अपनी आदत बनाते हो तो ये चीज़ें पकड़ना आसान है। कंजंक्शन सबको समझ में आती है, एंड, और, नीदर, नोर, वेदर, है ना। वर्ब भी सबको समझ में आती है, प्ले, ईट, इन्वोक, हैव। समझ में नहीं आता है तो नाउन और एडजेक्टिव्स। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जिसके आगे मेरा या तेरा लग जाए, या जिसके आगे मेरा या तेरा लगाने की ज़रूरत पड़े या लग जाए, वो तो होता है नाउन। और जिसके आगे मेरा तेरा लगने से कुछ मीनिंग ना निकले, वो होता है एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंटिन्यूड मतलब जारी, इसको मैंने बताया है ब्लू कलर से एडजेक्टिव बना के। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, इसके आगे आप लिखो मेरा। अब मेरा कंटिन्यूड क्या है, मेरा जारी क्या है, करियर है, करियर लिखूंगा यहाँ पे। या मेरा जारी इनकार्सिनेशन है, जो भी चीज़ मेरी जारी है वो इसके बाद में लिखनी पड़ेगी। तो इस मेरा कंटिन्यूड से कुछ बन नहीं रहा, अगर क्योंकि मेरा तेरा से नहीं बन रहा ना, तो ये एक एडजेक्टिव है ना। मेरा ईयर, मेरा साल, देखो ईयर एक नाउन बन गया। मेरा साल मतलब जिस साल में मैं पैदा हुआ या जिस साल में मैंने कुछ काम किया। मेरे स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरीके से मेरी व्यूज़ यानी मेरी जो है विचार, तो जिसके आगे आप मेरा तेरा लगा सको और मीनिंग निकाल लो वो नाउन है, जिसके आगे ना लगे वो है एडजेक्टिव। चलो अब इस सेंटेंस को अपने को ब्रेक करना है। 3 रूल्स हैं, फटाफट देख लो। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। 5 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक जरूर होगा। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उतनी वर्ब जरूर होंगी। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब कितनी होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा। समझ में आ गई बात। रूल नंबर 3, जितने भी डार्क ब्लैक कलर में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगी। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ग्रीन कलर का वर्ड यानी कि एक नाउन। बस 3 रूल्स को याद रखना है, अब इनको अप्लाई करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले आया कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए। कंसीडरिंग का मतलब होता है एक प्रेपोजिशन। अब जो बच्चे ये बोलेंगे ना सर हमें पता नहीं था एक प्रेपोजिशन है, तो आज बता रहा हूँ, अगली क्लास में आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना, हर बार क्लास में कुछ नया सीखोगे कि नहीं। कंसीडरिंग होती है एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है गिवन, यानी कि जो दिया हुआ है उसको देखते हुए। अच्छा जी, प्रेपोजिशन के बाद में चाहिए होता है आपको एक नाउन। यहाँ पे पड़ा एक नाउन, ये आपका रूल नंबर 3 ट्रिगर हो गया। UAPA एक सरकारी कानून है, आगे द भी लगा हुआ है, नाउन ही बनेगा ऑफ कोर्स, है ना, ग्रीन कलर में इसको दिया हुआ है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ रखी हुई है एक वर्ब, और मैंने आपको रूल नंबर 2 क्या बताया था, जितनी वर्ब्स होंगी, जितने सब्जेक्ट्स होंगे कम से कम उतनी वर्ब जरूर होंगी। अब ये जो वर्ब आप देख रहे हो ना, इसको कोई सब्जेक्ट आप दे ही नहीं पाए। भाई वर्ब तो सब्जेक्ट की होंगी ना, मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 5 वर्ब्स होंगी, या 6 भी होंगी, 8 भी होंगी, 10 भी होंगी। तो इस वर्ब को एक सब्जेक्ट देना है, और जनरली सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। तो कहने का मतलब क्या है, UAPA जो है ना वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो कंसीडरिंग जिसको हम प्रेपोजिशन मान बैठे हैं, तो या तो ये कोई प्रेपोजिशन है ही नहीं, और या फिर इसका ऑब्जेक्ट हम लिखना भूल गए। कंसीडरिंग का ऑब्जेक्ट अगर UAPA को बना दिया तो UAPA को इससे आपने इंगेज कर दिया। अब UAPA इसका सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। एक नाउन 2 काम नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट भी बन जाए सब्जेक्ट भी बन जाए, ऐसा काम, इतनी ताकत एक नाउन के पास नहीं होती। अब नाउन को क्या बनना है, या तो सब्जेक्ट बनना है ऑब्जेक्ट बनना है। इसका सब्जेक्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब इस वर्ड में कुछ परेशानी है जिसको हमें बाद में देखना है। और आगे बढ़ो, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गई इसकी वर्ब, वर्ब नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आगे रखा हुआ है इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है केसेस। बिल्कुल ठीक है ना, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन बन गया केसेस। और सेवरल एक एडजेक्टिव है, सेवरल का मतलब होता है कई। ये इस केसेस नाम के नाउन के बारे में बता रहा है, थोड़े केस, ज़्यादा केस, अ फ्यू केसेस, सेवरल केसेस, नन, लिटिल केसेस, है ना, फ्यू केसेस, जो भी लिखना चाहो। तो ये एक एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और ये नाउन इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आगे बढ़ो, अब दिख रहा है दोज के इन केसेस के बारे में कुछ और बात कर रहा है, यानी कि ये बन जाएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन। आपने सुना होगा ना, हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये केस वो हैं, दोज डू नॉट हैव एनी लिंक विद टेररिज्म, ये बन गया रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट नंबर 2। वर्ब हो गई डू नॉट हैव, वर्ब नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब। और हैव क्या नहीं है, वर्ब से जो भी नाउन वट या होम का रिप्लाई कर दे वो नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। अगर आप मुझसे क्या पूछो, भाई तुम्हारे पास क्या है, मैं बोलूँगा आई हैव अ पेन, तो जो क्या का रिप्लाई कर रहा है ना वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि पेन इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आ गई बात, जो क्या या
वट या होम का रिप्लाई कर दे, क्या या कौन का रिप्लाई कर दे, तो वो बन जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। वैसे ही हैव का ऑब्जेक्ट बन गया लिंक। एनी एक एडजेक्टिव है, एनी का मतलब है कोई भी, यानी कोई भी लिंक। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, टेररिज्म एक नाउन है, इसका मतलब होता है आतंकवाद। तो यहाँ तक आपको स्टोरी अभी तक समझ में आ गई। सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है केसेस। सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, हैव मेन वर्ब है। नोट क्या होती है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, AON लिख रहा हूँ, एडवर्ब होती है नहीं की बात करती है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसको लिखा जाता है नॉट को। वर्ब का ऑब्जेक्ट है लिंक, जिसको एनी नाम का एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। विद प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टेररिज्म। अब यहाँ बढ़ो, आगे लग गया कॉमा, यहाँ आ रहा है व्यूज़, ये बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 3। और मोदीज जो कि पॉजेसिव है, इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा एक एडजेक्टिव की तरह। नज़रिया किसका है, मोदी जी का है। यहाँ पे अमित शाह भी लिख सकते थे, यहाँ पे आपका नाम भी लिख सकते थे, तो जिसका नाम लिखा वैसा ही व्यू बन गया। तो ये जो पॉजेसिव देखते हो, ये पॉजेसिव हमेशा एक एडजेक्टिव का काम करता है किसी नाउन के लिए। तो सब्जेक्ट नंबर 3 बन गया व्यूज़। अब देखो व्यूज़ प्लूरल है तो वर्ब भी चाहिए, प्लूरल ही वर्ब आ रही है। व्यू करती हैं पोज, किसी चीज़ को खड़ा। पोज वर्ड का मतलब भी होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, नेगेटिव चीज़ को, सवाल को, चैलेंज को, डेंजर को, चुनौती को, ऐसी खराब चीज़ों को खड़ा करने के लिए पोज नाम का वर्ड यूज़ होता है। अब किसको खड़ा किया भाई, अगेन वर्ब से पोज से वर्ड का रिप्लाई किया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन एक नाउन है, आगे आर्टिकल भी आ रहा है तो ये वर्ब का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मिल गया आपको एक कंजंक्शन वेदर। वेदर होती है कंजंक्शन, इसका मतलब होता है हाँ या ना। कंजंक्शन के बाद एक नया क्लोज आएगा, जनरली कंजंक्शन का यही काम होता है। तो इसके बाद नया क्लोज आया जिसका सब्जेक्ट नंबर 4 है कमेंट्स। हिज अगेन एक पॉजेसिव है, उसके कमेंट्स, मेरे कमेंट्स, तुम्हारे कमेंट्स। तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगा इस कमेंट्स को मॉडिफाई कर देगा, इसलिए पॉजेसिव हमेशा एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं। जैसे यहाँ मोदीज लिखा है, राम्स लिख दो, अमित शाह लिख दो, हिज लिख दो, माई लिख दो, अवर लिख दो, ठीक है ना। सब्जेक्ट नंबर 4 कमेंट्स, एडजेक्टिव है हिज। अब कमेंट्स जो सब्जेक्ट नंबर 4 है, इसकी वर्ब है आर, वर्ब नंबर 4। और वर्ब जो यहाँ पे आई है इसको बोलते हैं लिंक वर्ब। बेसिक्स में करवाया हुआ आपको लिंक वर्ब्स क्या होती हैं। बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, और बी बीइंग बीन जो है 3 और एक्स्ट्रा होती है ना, 8 या 9 वर्ब्स होती हैं बी फैमिली की। तो ये 8 वर्ब्स है ना, अगर ये मेन वर्ब बन के आ जाएं, इनके बाद में कोई और मेन वर्ब ना हो, तो ये वर्ब्स कहलाती हैं लिंक वर्ब्स। और इनके बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव रखा जाता है। जैसे आई एम गुड, शी इज़ अ टीचर, यहाँ पे गुड भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, एडजेक्टिव है, यानी गुड तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। डॉक्टर भी एक जो है नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे इसके अंदर, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट नंबर 4 है ये, वर्ब नंबर 4 है ये, और ये जो आर के बाद में जस्टिफाई देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्ट या एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कमेंट्स आर जस्टिफाई, है ना। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सोर्स। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मतलब कारावास। कंटिन्यूड एक एडजेक्टिव है, इनकार्सरेशन के बारे में बता रहा है, वो कारावास जो अभी भी जारी है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, एंड जो है ये स्टूडेंट्स और एकोमोडेशन दोनों को मिला रहा है। मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी एकोमोडेशंस, है ना, 2 नाउन्स को मिला दिया एंड नाम की कंजंक्शन ने। मैनी ने दोनों नाउन्स को मॉडिफाई कर दिया। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर। अब ईयर के लिए आपने लगाया पास्ट 1.5। अब 1.5 भी एक एडजेक्टिव है, पास्ट भी एक एडजेक्टिव है। आप लिख देते फ्यूचर 2 ईयर्स, पास्ट 3 ईयर्स। तो ईयर्स के बारे में बता करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो 1.5 भी एक एडजेक्टिव है, 1.5, और पास्ट भी एक एडजेक्टिव है, पुराने 1.5 ईयर। एक बार पूरे आर्टिकल को, पूरे सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके एरर्स को हमें पकड़ना है। तरीका यही है दिमाग में ब्रेक करने का। डरना नहीं है सर, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, आप कर रहे हो, मुझे तो नहीं आता। जब मैं कर सकता हूँ ना, इस पूरे को ब्रेक करने में दिमाग में आधा मिनट भी नहीं लगता, है ना। एक बार कोशिश करो, सीखोगे तभी स्पीड बनेगी। ब्रेक ऐसे हो रहा है कि कंसीडरिंग के बारे में हमें पता नहीं लग रहा है ये क्या है। अगर ये प्रेपोजिशन है, जैसा कि होती भी है कंसीडरिंग, तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाया क्योंकि यूएपी है तो एक नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और किसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, हैज़ इन्वोक्ड का। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है केसेस। सेवरल ने केसेस को मॉडिफाई किया एडजेक्टिव बन के। दोज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम यही होता है। दोज आया है केसेस के लिए, वो वाले केसेस दैट डू नॉट हैव। तो डोज की वर्ब है प्लूरल में केसेस के हिसाब से। सब्जेक्ट नंबर 3 डोज, वर्ब नंबर 3 डू नॉट हैव। ये एक एडवर्ब है नॉट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा जाता है। डू हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब। अच्छा क्या नहीं है, हैव से क्या का रिप्लाई किया, लिंक ने, रिश्ते ने। लिंक एक नाउन है, एडजेक्टिव एनी है, इसने इसको मॉडिफाई किया। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, कॉमा लग गया। मोदी की व्यूज़ जो हैं, व्यूज़ यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 3 है। मिस्टर मोदी एक एडजेक्टिव है, तीसरे सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला। पोज जो है वर्ब नंबर 3 है।
क्या पोज किया, एक क्वेश्चन को, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पोज का, वर्ड से रिप्लाई करने वाला एक क्वेश्चन। फिर एक वेदर नाम की कंजंक्शन आई, इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 4 आया कमेंट्स, हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है, कमेंट्स की वर्ब है आर, कमेंट्स आर। जस्टिफाई यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वर्ब जो है लिंक वर्ब की फॉर्म में है, इज एम आर वॉज वर अकेली आई हुई है। इस जस्टिफाई को आप सब्जेक्ट या एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी मान सकते हैं, दोनों में से, वो बाद में देखना होगा, पर ये जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट्स के ही बारे में कुछ बता रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स आर जस्टिफाई, आई एम गुड, यू आर बैड, है ना, इस तरीके से। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सोर्स, ऑफ सोर्स का मतलब होता है एक प्रकार का। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इनकार्सरेशन, कंटिन्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस इनकार्सरेशन नाम के नाउन को ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। द यहाँ पे आर्टिकल है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस दोनों जुड़े हुए हैं, शिक्षक और विद्वान दोनों के लिए मैनी जो है एडजेक्टिव आया हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी एकेडमिशियंस ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर, ईयर है डेढ़ यानी कि 1.5 और पास्ट यानी कि पिछला, तो ये पास्ट भी एक एडजेक्टिव है, डेढ़ भी एक एडजेक्टिव है, पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहे हैं दोनों मिलके। चलो जी अब आते हैं एरर पे। पहले एरर तो यहीं रखिए सर, कैसे पता लगा? कंसीडरिंग एक प्रेपोजिशन होती है और इसके बाद में एक आपको चाहिए था ऑब्जेक्ट, और अगर यूएपीए को इसका ऑब्जेक्ट मान लें तो ये वर्ब बिना सब्जेक्ट की होने वाली थी। इसका मतलब इस वर्ब को तो बिना सब्जेक्ट के नहीं रख सकते, यूएपीए इसका सब्जेक्ट बनेगा, मतलब कंसीडरिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं। और जब भी कंसीडरिंग नाम की प्रेपोजिशन के साथ ऐसा हो तो समझ लेना इसको गलत तरीके से यूज़ किया गया है। तरीका सही क्या होगा ऐसे केस में? आपको इसके बाद में लगाना है दैट। पूरा केस समझा देता हूँ मैं आपको अलग से ले जा करके, अलग स्लाइड हमारे पास। ये कंसीडरिंग और गिवन दोनों के साथ होता है। कंसीडरिंग प्रेपोजिशन है, कंसीडरिंग दैट एक कंजंक्शन है, वैसे गिवन एक प्रेपोजिशन है, गिवन दैट एक कंजंक्शन है, मतलब दोनों का सेम ही है, कंसीडरिंग गिवन दैट। इस चीज़ को देखते हुए अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने बाद में नाउन लेगी, अगर ये कंजंक्शन है अपने बाद में क्लोज लेगी। तो जिस केस में नाउन ना बचे, समझ लो एग्जामिनर ने कंजंक्शन लगाने की बजाय प्रेपोजिशन लगा के दे दी, आगे क्लोज तो आपको दिया है, बस दैट को निकाल दिया गया है। कुछ सेंटेंस रखें आपके सामने, इसको अप्लाई करके देखो रूल को। कंसीडरिंग या कंसीडरिंग दैट इंडियाज राइजिंग इकोनॉमिक स्टेटस, पर कैपिटा इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन इज गोइंग अप। कंसीडरिंग या कंसीडरिंग दैट करते हुए, इस चीज़ को समझते हुए, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, और किस चीज़ को भाई? इंडिया के बढ़ते हुए इकोनॉमिक स्टेटस को, आर्थिक स्टेटस को। और हुआ क्या? हुआ ये कि अगर इसको कंसीडर किया जाए ना, आर्थिक स्टेटस को जो बढ़ रहा है, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इंडियन की, वो गो अप हो रही है, वो ऊपर जाती, मतलब ऊपर जाती जा रही है। अब मुझे यहाँ बताओ कंसीडरिंग दैट के बाद में क्या रखा हुआ है? इंडियाज एक एडजेक्टिव है, राइजिंग भी एक एडजेक्टिव है, उठता हुआ बढ़ता हुआ, इकोनॉमिक भी एक एडजेक्टिव है यानी कि आर्थिक, स्टेटस एक नाउन है, कोई वर्ब तो है ही नहीं। कहाँ है वर्ब? तो है ही नहीं, आगे कोमा आ गया, कोमा के बाद में नया क्लोज शुरू हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा 3 एडजेक्टिव और एक नाउन से बना हुआ फ्रेज है। अगर ये नाउन है तो आपको ये प्रेपोजिशन वाला फॉर्म बनाना है, कंसीडरिंग लगाओगे, कंसीडरिंग दैट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरे केस में देखो, गिवन या गिवन दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस इज राइजिंग, पर कैपिटा इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन इज गोइंग अप। देखते हुए इस चीज़ को कि इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम हर इंडियन की ऊपर जाती जा रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस की वर्ब भी आ चुकी है, इज राइजिंग, मतलब यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज के चक्कर में आपको लगानी पड़ेगी कंजंक्शन। अब यहाँ पे गिवन या कंसीडरिंग ना करके आप लगाएंगे गिवन दैट या फिर कंसीडरिंग दैट, जो भी आप लगाना चाहो, एक ही बात है ना। तो इस रूल को आपको अप्लाई करना है, सिर्फ उसके लिए नहीं है कि सर ने बता दिया और मैं समझ गया। यहाँ देखो सब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्ब रखी हुई है, बन गया क्लोज। क्या बन गया? क्लोज। तो ये बन जाएगा कंसीडरिंग दैट। चलो एरर नंबर 1 पकड़ लिया आपने, अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। एरर नंबर 2 मिलेगी इस वर्ड के अंदर आपको। जस्टिफाई क्या होता है? किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, सही ठहराना, ये एक वर्ब होती है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ डिक्शनरी में। अभी हम टाइप करेंगे इसमें जस्टिफाई। क्या टाइप करेंगे? जस्टिफाई। तो ये क्या निकलेगा सर? ये निकलेगी एक वर्ब। अगर आप इसका नाउन फॉर्म देखोगे तो वो निकलेगा जस्टिफिकेशन, अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखोगे तो जस्टिफिकेटिव, जस्टिफिकेटरी, जस्टिफाइड। तो कहने का मतलब क्या है? इस केस में आपको कमेंट्स नाम के सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव चाहिए था, ना कि एक वर्ब चाहिए थी। तो ये एक जस्टिफिकेशन नाम का नाउन बनना चाहिए। एडजेक्टिव भी रख सकते हो लेकिन उससे मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंग नाउन से निकलेगा। जस्टिफिकेशन मतलब किसी चीज़ की सफाई, है ना, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे वर्ब का कोई काम नहीं है,
ऐसे केस में वर्ब लगा करके सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आपने ख़राब किया है। अब ये जो आप देख रहे हो ना डिक्शनरी, जिसमें आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखाई हुई है हर वर्ड की, जस्टिफाई इज़ अ वर्ब, नीचे गए फिर बताएगा नाउन की फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है। जनरली हर डिक्शनरी में ये फंक्शन होता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो ये डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, वर्ड वेब फ्री है, फ़ोन में पीसी में जहाँ भी डाउनलोड करोगे हो जाएगी, है ना। मैं पीसी में यूज़ कर रहा हूँ। वर्ड वेब डिक्शनरी को डाउनलोड करो, कोई भी वर्ड डालोगे उसकी दूसरी फॉर्म्स आपको दिखा देगा। तो ये आपकी एरर नंबर 2, वर्ब के बाद में एक और वर्ब रखी हुई है बिना बात के। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। एरर नंबर 3 है यूएपीए को इन्वोक किया गया है या यूएपीए ने किसी को इन्वोक किया है। आपने सुना होगा भाई फलां आदमी पे मर्डर का केस चल रहा है या मर्डर का चार्ज लगाया गया है। तो मर्डर का चार्ज लगाना या यूएपीए का चार्ज लगाना, यूएपीए को इन्वोक करना। तो कहने का मतलब है इस काम को पैसिव में किया जा सकता है, एक्टिव में नहीं किया जा सकता। भाई खूनी जो है वो मर्डर का चार्ज लगाता नहीं है, उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इन केसेस में भी यूएपीए को इन्वोक किया गया है किसी के द्वारा, पुलिस के या सरकार के द्वारा, ना कि यूएपीए ने किसी चीज़ को इन्वोक किया है, किसी चीज़ को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे पैसिव होना चाहिए। एक्टिव पैसिव आप जानते हैं, परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए बीच में लगाया जाता है बिन, हैज़ रखा जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रखी है। तो आप लिखेंगे कंसीडरिंग दैट द यूएपीए हैज़ बिन इन्वोक्ड पैसिव में। ठीक है, तो ये कॉमन सी एरर है, एरर नंबर 3। अब आएंगे एरर नंबर 4 और 5 पे, जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। अलग से आओ वहीं समझाता हूँ, आपको लेना पड़ेगा साइड में तभी समझ पाओगे। अब ये एरर इतनी कंफ्यूज करने वाली है, मैं भी समझा दूंगा ना, उसके बाद फिर कमेंट्स में कुछ बच्चे पूछेंगे जो फोकस से नहीं समझेंगे। देखो इस एरर को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट की एरर। दैट है ना, दैट ये होता है सिंगुलर, और दोज है ना, दोज ये होता है प्लूरल। दैट का मतलब है वो, कोई एक चीज़ जो रखी हो, और दोज का मतलब भी होता है वो लेकिन मोर देन वन कोई चीज़ रखी हो। जैसे दैट कार, दोज कार। तो कार अगर एक है तो आप दैट लगाओगे, कारें कई हैं तो आप दोज लगाओगे। समझ लो ना इसको, ये दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव काम करता है। लेकिन दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। जब ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, किसी दूसरे नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उस केस में दैट ही सिंगुलर और दैट ही प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन दोज कोई होता ही नहीं, इसका कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। अब आपको एग्जाम्पल जरिए समझाता हूँ मैं। दैट कार इज़ या आर माइन, वो वाली कार मेरी है। यहाँ पे दैट जो है ना कार के लिए आया है, कार एक है, सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है। यहाँ पे मैं इज़ को चूज़ करूँगा, इज़ माइन लिखाऊंगा। वैसे दोज इज़ या आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। अब दोज यहाँ पे कई किताबों के लिए आया है, प्लूरल वर्ब लेगा, इज़ को ना लगा के मैं लगाऊंगा आर को। वैसे द स्टूडेंट दैट या दोज क्रैक्स द एग्ज़ाम विल गेट ए जॉब, वो वाला स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम को क्रैक करेगा उसको एक नौकरी मिल जाएगी। अब देखो ये बीच वाला, ये पूरा कहलाएगा रिलेटिव क्लोज। ये क्या काम कर रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। वो लड़का जो एग्ज़ाम को क्रैक करता है उसको नौकरी मिलेगी। कौन सा लड़का भाई, जो एग्ज़ाम को क्रैक करता है। तो वो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए एक पूरा क्लोज आया है, इसको रिलेटिव क्लोज बोलते हैं। और यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टूडेंट एक है। आप लिखेंगे द स्टूडेंट दैट क्रैक्स द एग्जाम विल गेट ए जॉब। एक ही स्टूडेंट है ना, एक ही स्टूडेंट है, दैट सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे दैट क्रैक्स लिख दोगे। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो द स्टूडेंट्स दैट या दोज क्रैक द एग्जाम विल गेट ए जॉब, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नहीं है, स्टूडेंट्स हो गए हैं, स्टूडेंट से प्लूरल बना दिया गया है। अब आप क्या करोगे, दैट की प्लूरल फॉर्म बनाओगे दोज, यही करोगे ना, बस यही रूल आपको समझाया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में दैट ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दैट का दोज नहीं बनाया जाता। तो दो स्टूडेंट्स यहाँ भी लिखना पड़ेगा दैट क्रैक द एग्जाम। आ गई बात समझ में भाई, यहाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन था ही नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। वो वाली कार, वो वाली किताबें, तो यहाँ तो दैट और दोज चलेगा, सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोज। पर ये जो रूल है ना यहाँ वाला, ये रिलेटिव प्रोनाउन पे नहीं लगाना। जब किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी नाउन के बारे में एडिशनल क्लोज आ रहा हो और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लोज होता है, उसके अंदर दैट ही लगाया जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो सेकंड वाले केस में भी लिखूंगा मैं दैट क्रैक द एग्जाम, ना कि दोज क्रैक द एग्जाम। अब इसको यहाँ अप्लाई करो, यहाँ क्या लिखा है, वो उन केसेस में लगाया गया है दैट या दोज डू नॉट हैव एनी लिंक। केसेस के लिए आपको दैट ही लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी भी प्लूरल में नहीं होता। ठीक है ना, थोड़ा लिंक करना है आपको इस चीज़ को। चलिए, थोड़ी एडवांस्ड एरर है, 4 नंबर एरर थी आपकी। अब आ जाओ 5 नंबर एरर। ये वैसे तो ईजी है लेकिन याद रखना पड़ेगा इसको आपको। 5 नंबर एरर ये कहती है 1 के साथ में अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो वो बन जाता है प्लूरल।
जैसे एक है, एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक बॉय है, तो एक बॉय तो सिंगुलर ही होगा ना, सिंगुलर ही होगा। लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ डेढ़ है, मान लीजिए, अब डेढ़ क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, डेढ़ टुकड़े हैं किसी मिठाई के, डेढ़ है ना, 1.5 किलो चीनी है। तो जब एक से ज़्यादा बढ़ चुके हो लेकिन दो से कम हो, तो डेढ़, सवा, पौने दो, ऐसे केसेस में जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो प्लूरल हो जाती है। अब आप बोलोगे सर दो तो नहीं हुए, प्लूरल कैसे हो जाएगी? एक से ज़्यादा होने पे कोई भी चीज़ को प्लूरल मान लेना पड़ता है, और इसीलिए उसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगाया जाता है। अगर एक के बाद ऊपर सवा या डेढ़ कर दिया है, पौने दो कर दिया है, तो प्लूरल नाउन बना के प्लूरल वर्ब भी उसको देनी है। मैं एग्जाम्पल इधर समझाता हूँ। फॉर द पास्ट 1 मंथ वर्कर्स हैव नॉट रिसीव्ड देयर सैलरीज। पिछले 1 महीने से वर्कर्स ने अपनी सैलरीज को रिसीव नहीं किया है। पास्ट 1 मंथ, मंथ एक है, पीछे एस लगा है, नहीं लगा, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, फॉर द पास्ट 1.5 मंथ वर्कर्स हैव नॉट रिसीव्ड देयर सैलरीज। पिछले 1.5 महीने से वर्कर्स ने अपनी सैलरी को नहीं जो है रिसीव किया है। अब देखो यहाँ पे 1.5 हो चुका है, कितना हो गया भाई, 1.5। तो ये मंथ अब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो इस केस में लिखना पड़ेगा हाफ मंथ्स। बस यही कॉन्सेप्ट है। एक से ऊपर हुआ, चाहे 1.1 हो जाए या 1.7 हो जाए या 1.6 हो जाए, 5, 4 कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 हो गया ना, तो मुझे मंथ्स लिखना है, मंथ से सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसमें एक एडिशनल चीज़ ये लिखनी है, अगर कुछ और आंकड़ा ना दिया हो तो आपको बीच में अ जरूर लगाना है। 1.5 मंथ, 1.5 क्वार्टर, 1.5 क्वार्टर है ना, सवा के लिए क्वार्टर, आधे के लिए डेढ़ यानी हाफ, तो अ लगाना जरूरी है बीच में, इस अ को मत भूल जाना। अब इसको अप्लाई करो यहाँ पे, कितने साल से जेलों में है, 1.5 ईयर से। गलत है सर, आप लिखोगे 1.5 ईयर्स। मेरे ख्याल से अब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं बची है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। हर सेंटेंस, हर एरर को अपन ने टेक्निकली तोड़ करके ब्रेक करके देख लिया। बड़े नेक्स्ट सेंटेंस पे एरर्स को देख लेंगे फटाफट से। पहली है कंसीडरिंग दैट, दूसरी है जस्टिफाई को जस्टिफिकेशन, तीसरी एरर है दोज की जगह पे दैट लगाया जाए, चौथी एरर है हैज़ बीन इन्वोक लिखा जाए पैसिव के अंदर, पांचवी एरर है यहाँ पे अ लगाया जाए बीच में, और छठवीं एरर है ईयर के लास्ट में एस लगे, इसको प्लूरल बनाया जाए। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब आ जाओ इसको, ये एक सेकेंड रुकना। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में क्विज के तौर पे दिया था। अब इसी को अपने को ब्रेक करके जो है इसमें एरर्स को निकालना है। सेंटेंस ऐसा है कि द आइडिया दैट पार्टीज शुड कम्युनिकेट टू इलेक्टर्स द फिजिकल रैशनल फॉर प्रॉमिस डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वुड कंप्राइज ऑफ a significant outgo from the exchequer have already been part of the Model Code of Conduct 2015। कह रहा है जो आइडिया है, जो विचार है, जो ख्याल है, कौन सा भाई, दैट ये वाला, कि पार्टीज जो है ना, पार्टीज इनको कम्युनिकेट करना चाहिए, शुड कम्युनिकेट। किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? कम्युनिकेट करना मतलब आगे किसी चीज़ को बताना, आगे से आगे जो है फैलाना। और किन तक फैलाना चाहिए? इलेक्टर्स तक फैलाना चाहिए। इलेक्टर्स वो लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोग वोटर्स होते हैं। इलेक्टर कौन है? जिनको, जो लोग इलेक्ट करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, जो वोटर होते हैं, है ना, मतदाता। और क्या कम्युनिकेट करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए फिजिकल रैशनल को, आर्थिक लॉजिक को। फिजिकल मतलब इकोनॉमिक, रैशनल मतलब लॉजिक। और किसके लिए? डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, जो प्रॉमिस है, जिसका वादा किया गया है। किसी नेता ने बोला कि मुझे वोट दो, मैं आपको फ्रिज दूंगा, टीवी दूंगा, साइकिल दूंगा, बाइसाइकिल दूंगा, मुफ्त में बिजली दूंगा। तो जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स को प्रॉमिस किया गया है, उसका फिजिकल रैशनल जो है लोगों को बताया जाए कि ये दूंगा कहाँ से, सरकार के कौन से फंड से पैसा निकलेगा। कह रहे ये वो गुड्स एंड सर्विसेज है या ये वो डिलीवरी है जो कंप्राइज ऑफ करती है या करेगी, दैट वुड कंप्राइज ऑफ। कंप्राइज ऑफ करने का मतलब होता है मिल के बना होना। और किससे? एक सिग्निफिकेंट आउटगो से, एक बहुत बड़ी निकासी से। आउटगो मतलब आउट प्लस में गो, किसी चीज़ का बाहर निकलना। और ये निकासी कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द एक्सचेकर, सरकारी खजाने से। एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी। कह रहे जो विचार है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मतदाताओं को वादा करने के बाद ये भी बताना चाहिए कि जो वो वादा करके बैठे हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा सरकारी खजाने से निकलेगा, उसका फिजिकल रैशनल क्या है, उसका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है। कह रहे ये जो बताना पड़ेगा ना, ये आइडिया अपने आप में हमेशा से एक पार्ट रहा है, हिस्सा रहा है आचार संहिता का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, सन 2015 से। सेंटेंस अच्छा है, लंबा है, लेकिन इसमें भी एरर्स रखी हैं। अब जल्दी से ब्रेक करेंगे इसको। सारे वर्ड्स आपके सामने अलग अलग कलर्स में रखे हुए हैं।
सबसे पहले आ रहा है आइडिया नाम का नाउन, ग्रीन कलर में है, आइडिया एक नाउन है, इसको एस लगा के प्लूरल भी बना सकते हो। ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट नंबर 1। शुरू में आ रहा है ना, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट ही बन सकता है। अब देखो इसकी वर्ब चाहिए थी, लेकिन इसके बाद में रखी हुई है दैट नाम की कंजंक्शन, और इसके बाद में रखा हुआ है एक और नाउन। तो कहने का मतलब क्या है, आइडिया की वर्ब कभी बाद में आएगी, पहले इसको दूसरे एक क्लोज से कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट नंबर 2 को लगाया गया, जो कि है पार्टीज। आगे बात समझ में, आइडिया को सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वर्ब होती है, लेकिन इसकी वर्ब बाद में आपको मिलेगी। पहले दैट कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज आया सब्जेक्ट नंबर 2, और उसकी वर्ब उसके बाजू में लिखी हुई है, पार्टीज शुड कम्युनिकेट। टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट इलेक्टर्स, किनको कम्युनिकेट करना है, लोगों को कम्युनिकेट करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल रैशनल, रैशनल का मतलब है लॉजिक, और कम्युनिकेट वर्ब से ये वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट, वी वांट टू कम्युनिकेट रैशनल, है ना। वर्ड के रिप्लाई करने वाला वर्ब से ऑब्जेक्ट जो बनता है वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन जो है रैशनल, इस कम्युनिकेट वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये रैशनल कैसा है, ये फिजिकल है, फिजिकल मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक। तो ये लॉजिक जो है ना, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव है फिजिकल रैशनल। फॉर प्रेपोजिशन है, इसके 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, प्रॉमिस और डिलीवरी। अब इन दोनों में कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन के नहीं होते। इसको बाद में देखेंगे कौन दोनों में से बनेगा। फिर देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गुड्स स्लैश सर्विसेज। ये जो स्लैश देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है और, हिंदी में बोलते हैं या। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज आप दे रहे हो, ये जो स्लैश एक कंजंक्शन का काम करेगा, गुड्स और सर्विसेज को, नाउन्स को 2 आपस में जुड़ेगा, और ये दोनों नाउन ही ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखो गुड सर्विसेज के बाद में आ गया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी नाउन कैसा भी हो, अगर उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला क्लोज आ जाए, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सिग्निफिकेंट आउटगो को करवाएंगी सरकारी खजाने से, वो वाला लड़का जो एग्जाम को क्रैक करेगा उसको नौकरी मिलेगी, वो वाली लड़की जो सबसे खूबसूरत है ना, वो मिस वर्ल्ड बनेगी। तो वही बात है, गुड्स एंड सर्विसेज वो वाले जो सरकारी खजाने में सबसे ज़्यादा खर्चे को पैदा करेंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है दैट, और प्लूरल के लिए भी दैट होता है, सिंगुलर के लिए भी दैट होता है, पिछली जो है सेंटेंस में आपको बताया था। तो ये सर बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 3। ये कंजंक्शन भी है, प्रोनाउन भी है, यहाँ पे दूसरी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, खुद ही कंजंक्शन का काम भी करता है। दैट की वर्ब है वुड कंप्राइज, वर्ब नंबर 3। कंप्राइज के बाद में ऑफ लगा हुआ है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आउटगो। आउटगो एक नाउन है, इसका मतलब होता है निकासी, किसी चीज़ का बाहर निकलना। इसी से वर्ड बनता है आउटगोइंग। आपके फ़ोन से जो कॉल्स बाहर निकलती हैं वो आउटगोइंग होती हैं। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा एडजेक्टिव है, इस आउटगो को मॉडिफाई करेगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सचेकर। एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हैव ऑलरेडी बिन, ये बन गई वर्ब, और ये किसकी वर्ब है सर, ये पहले वाले सब्जेक्ट की वर्ब है। भाई पहले सब्जेक्ट की तो वर्ब आई नहीं, दूसरा सब्जेक्ट आ गया उसकी वर्ब आ गई, तीसरा सब्जेक्ट आ गया उसकी वर्ब आ गई, लेकिन पहले की वर्ब तो आई नहीं। तो पहले की वर्ब रखी हुई है हैव ऑलरेडी बीन, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे एक एडवर्ब है, पहले से ही रहा है, हैव ऑलरेडी बीन, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, और क्या रहा है, एक पार्ट रहा है। बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आई है, इज एम आर वॉज वर बी वी मीन, तो ये एक लिंक वर्ब होगी, और इसके बाद में बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइडिया रहा है एक पार्ट, आई एम गुड, शी इज़ बैड, यू आर ए डॉक्टर, आइडिया हैज़ बीन अ पार्ट। इस तरीके से आइडिया और पार्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कराएगा पार्ट। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2015। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान है, फिर इसमें से एरर्स को निकालनी है। 1-2 एरर्स तो आपने पकड़ भी ली होंगी। नंबर 1 सब्जेक्ट आइडिया, वर्ब नंबर 1 हैव ऑलरेडी बीन। सब्जेक्ट नंबर 2 पार्टीज, वर्ब है शुड कम्युनिकेट, यह है सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 3 दैट, वर्ब है वुड कंप्राइज, है ना। बाकी सब चीज़ें आपने जोड़ ली, किसको कैसे मिलाना है। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट नंबर वर्ब की वर्ब क्या हैव ऑलरेडी बीन हो सकती है। भाई आपने सबको उसकी वर्ब से कनेक्ट कर दिया, दैट को उसकी वर्ब से कनेक्ट कर दिया, पार्टीज को उसकी वर्ब से कनेक्ट कर दिया, और फिर आपने ब्रेक करके देखा आइडिया की वर्ब तो है ये, क्या आइडिया के लिए हैव लग सकता है क्या, नहीं। अगर ब्रेक करोगे तभी पता लगेगा यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। आ रही बात समझ में। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ना, सर यहाँ पे हैज़ कैसे आ गया, हमें तो नहीं समझ में आ रहा किसके लिए हैज़ आया। जब सेंटेंस ब्रेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया के लिए हैज़ आना चाहिए, आइडिया सिंगुलर है। तो यही आपकी एरर नंबर 1 है, जो सीधे सीधे आप पकड़ सकते थे। एरर नंबर 2 सर, एरर नंबर 2 है फ्रॉम 2015 में। जब भी कोई काम किसी पास्ट में, पास्ट के किसी पॉइंट से हो तो आप यूज़ करते हैं सिंस को। जब भी कोई काम फ्यूचर के किसी पॉइंट से हो तब आप यूज़ करते हैं फ्रॉम को। मान लीजिए एक दुकान है जो पिछले शनिवार से बंद है। कब से बंद है सर, सैटरडे से,
और कौन सा सैटरडे? पिछला सैटरडे, जो बीत चुका सैटरडे। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, तो मैं यहाँ लगाऊंगा सिंस पास्ट सैटरडे। लेकिन मान लीजिए कोई दुकान है जो आने वाले सैटरडे से बंद होने वाली है, तो आप लगाएंगे दिस शॉप इज गोइंग टू बी क्लोज्ड फ्रॉम अपकमिंग सैटरडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर पास्ट का मिल जाए, 2022 में 2015 का मिल जाए, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उसके लिए फ्रॉम नहीं, आपको लगाना है सिंस। और अगर यहाँ पे 2045 लिखा होता, फ्यूचर की बात हो रही होती, तो आप फ्रॉम को यहाँ पे लगा सकते थे। और अगर ड्यूरेशन मिल जाए, मान लीजिए दुकान 3 दिनों से बंद है, तो फिर तो आपको 4 लगाना है। ये तो आप जानते हैं, दुकान 5 दिनों से बंद है, 10 सालों से बंद है, तो फिर तो 4 लगाना है, उसमें ड्यूरेशन आ गई, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है भाई, सैटरडे से बंद है, 2012 से बंद है, ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं दिया गया। तो ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर के लिए फ्रॉम, पास्ट के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। फॉर प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट हैं, प्रॉमिस एंड डिलीवरी। 2 ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, या तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक कंपाउंड नाउन बनाते। जैसे आपने सुना होगा स्पोर्ट्स एक नाउन है, कार एक नाउन है, दोनों नाउन मिल करके बनाते हैं स्पोर्ट्स कार। और स्पोर्ट्स कार एक अलग ही चीज़ है, तीसरी चीज़ है, अलग चीज़। ना तो वो कार है, ना वो स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स कार है ना। जैसे लेमन है, लेमन एक नाउन है, टी भी एक नाउन है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो बना दी लेमन टी। लेमन टी अपने आप में एक नए ड्रिंक है, एक नई बेवरेज है। वैसे ही प्रॉमिस डिलीवरी को अगर जोड़ोगे तो ये कोई कंपाउंड नाउन बना नहीं रहा है। आपने सुना है कहीं प्रॉमिस डिलीवरी? तो ऐसा कोई नाउन तो नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में से एक ही नाउन है, दूसरा बनेगा एडजेक्टिव, और ये बनेगा नाउन, एडजेक्टिव इसके पहले ही आएगा। प्रॉमिस को आप पास्ट फॉर्म में लगाओगे प्रॉमिस्ड। वो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनका वादा किया गया है। आ रही बात समझ में? डिलीवरी जिसको प्रॉमिस किया गया है, पास्ट में V3 बना के इसको आपको एडजेक्टिव बनाना है। ये होगी आपकी एरर नंबर 3। अच्छा, एरर नंबर 4 देख लूँ फटाफट से, कहाँ है? देखो एरर नंबर 4 है इस रैशनल नाम के वर्ड में। समझा देते हैं आपको। इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, रैशनल और रैशनल। दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का जो है प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहले में ई नहीं आ रहा, दूसरे में ई लगाया जा रहा है। इस रैशनल को बोलते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लॉजिकल, यानी कि तर्क से भरा हुआ, तार्किक। एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेगा, तो बिना ई वाला जो रैशनल है उसके बाद में हमेशा नाउन लगा होगा। रैशनल आंसर, रैशनल थॉट्स, रैशनल आइडिया, रैशनल लॉजिक, रैशनल आर्ग्यूमेंट, है ना। पर ये तो दूसरा है ना रैशनल, जिसको रैशनाले लिखा हुआ मैंने, पीछे ई लगाया हुआ, रैशनल बोलते हैं, लिखने में आ रहा रैशनाले। तो ये एक लॉजिक नाम का नाउन ही है, इसके साथ में दूसरा नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। रैशनाले या रैशनल जो बोल रहे हो ये लॉजिक ही है, इसको लॉजिकल नहीं, मतलब लॉजिकल से अलग हो गया, खुद ही एक नाउन है। अगर ऐसा है तो इस केस में आपने देखा होगा फिजिकल के बाद में रैशनल नाम के एडजेक्टिव को लगाया गया है। सर यहाँ पे तो एक नाउन चाहिए आपको जो कि कम्युनिकेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। रैशनल एक एडजेक्टिव है, इसके आगे ई लगाओ, ये अपने आप एक नाउन बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगा, है ना। तो ये होगी आपकी एरर नंबर 4। अब लास्ट एरर आपको पकड़ने के लिए थोड़ा सा अलग आना पड़ेगा, साइड में आपको दिखा देते हैं। देखो कंप्राइज और अपोज 2 वर्ब्स हैं। कंप्राइज का मतलब होता है मिल करके बना होना। जैसे टीम जो है 10 खिलाड़ियों की बनी हुई है, तो टीम कंप्राइजेस 10 प्लेयर्स। जैसे कपल जो है 2 लोगों का मिलकर बना होता है, अ कपल कंप्राइजेस 2 पीपल, है ना। कंप्राइज को कंसिस्ट भी बोलते हैं, और अपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना, विरोध करना, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, कंप्राइज जो है ना अपने बाद में वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन कंसिस्ट अपने बाद में ऑफ लेता है। वैसे ही अपोज अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने बाद में टू लेता है। तो पहला रूल तो आपको ये समझना है, दोनों वर्ब्स सेम है, कंप्राइज और कंसिस्ट, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन वर्ब फॉर्म में जब कंप्राइज आएगा इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसके बाद में ऑफ लगाना आपको पड़ेगा। ये रूल बना हुआ है, सिंपल सा रूल है। वैसे ही अपोज और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन अपोज के बाद में वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा टू आपको लगाना है। अब ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, कंप्राइज जब एडजेक्टिव बन जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उस केस में इसके बाद में ऑफ लग जाता है। वैसे ही अपोज्ड जब एडजेक्टिव बन जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खिलाफ, इसके बाद में भी टू आ जाता है। समझ लो ना मेरी बात को। तो आपको कंप्राइज जब भी दिखे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर तो वो वर्ब निकले तो कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ उसके बाद, अगर वो एडजेक्टिव निकले तो उसके बाद में ऑफ लगा दो। वही काम अपोज के साथ में भी करना है। द कोर्स कंसिस्टेड या कंप्राइज्ड ऑफ 6 सेमेस्टर्स, कोर्स जो है 6 सेमेस्टर से मिलके बना था, ऑफ लग गया। यहाँ पे कंसिस्टेड या कंप्राइज्ड में से एक चूज करना है। देखो कंसिस्टेड और कंप्राइज दोनों मेन वर्ब का काम करेंगे, कोर्स बनेगा सब्जेक्ट, और मेन वर्ब में ऑफ लगता है कंसिस्ट के बाद में, तो मैं लिखूंगा कोर्स कंसिस्टेड
कंप्राइज नहीं, कंसिस्टेड ऑफ 6 सेमेस्टर्स। अब दूसरा केस देखो, द कोर्स इज कंसिस्टेड या कंप्राइज्ड 6 सेमेस्टर्स। कोर्स 6 सेमेस्टर से मिलके बना है। अब देखो यहाँ लग गया इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई है एडजेक्टिव। कोर्स को बनाया नहीं गया है, कोर्स खुद ही बना हुआ है। आई एम मैरिड, कोर्स इज कंसिस्टेड, है ना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, ये पैसिव वॉइस नहीं बना हुआ है यहाँ पे। कोर्स इज कंसिस्टेड लिख करके आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि कोर्स को कंसिस्ट किया गया, कोर्स खुद ही बना हुआ है 6 सेमेस्टर से मिलके। अब यहाँ पे जब आपने इज लगा दिया है और एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ेगा, और दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, कंसिस्टेड भी कंप्राइज्ड भी। अरे बात समझ में, दोनों में कोई भी एडजेक्टिव बन जाएगा, पर ऑफ जरूर लगेगा, जिसको आपने यहाँ मिस कर दिया। वैसे ही द कोर्स कंसिस्टिंग या कंप्राइजिंग 6 सेमेस्टर्स विल टेक 3 years टू फिनिश। वो कोर्स जो कंसिस्ट करता है या मिलके बना है, कंप्राइज करता है 6 सेमेस्टर्स को, वो 3 साल लेगा फिनिश होने में। अब ध्यान देना यहाँ भी एडजेक्टिव है कंसिस्टिंग और कंप्राइजिंग, लेकिन ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब क्या है? एनजी फॉर्म। मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्राइज एडजेक्टिव है ना, उसी के बाद ऑफ आएगा। कंप्राइज एडजेक्टिव है, उसी के बाद ऑफ आएगा। ओपोज एडजेक्टिव है, उसी के बाद ऑफ आएगा। कंप्राइजिंग के बाद नहीं आएगा, ओपोजिंग के बाद में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, इस केस के अंदर कंसिस्टिंग अगर लगा रहे हो तब तो ऑफ लगाना है, कंप्राइजिंग बिना ऑफ के आप लिख सकते हो। तो इस केस में ऑफ नहीं है, आप यहाँ लिखोगे कंप्राइजिंग। भाई कंसिस्टिंग के बाद में तो ऑफ आना ही था, ऑफ तो लगा नहीं हुआ। अगर ऑफ नहीं लगा हुआ तो कंसिस्टिंग नहीं आ सकता, इसमें आएगा कंप्राइजिंग। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार आपको दिमाग में बिठा लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल गई इन दोनों वर्ड्स की और उनसे पहले इज एम आर वॉज वर मिल गया तो ये एडजेक्टिव बन गए, उस केस में इनकी प्रेपोजिशन फिक्स है। अदरवाइज इन वर्ड्स के आगे कसम खा लिया आपने, कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। और ये राइट वाले वर्ड है, इनके बाद तो प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, ये तो आनी ही आनी है। तो अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दो ना सर यहाँ पे, दैट वुड कंप्राइज, कंप्राइज एक वर्ब है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, कंप्राइज मेन वर्ब है, ऑफ को निकाल दो या फिर इसको लिख दो कंसिस्ट और फिर ऑफ को पढ़ा रहने दो, है ना। तो ये होगी एरर नंबर 5। चलिए रैप अप करेंगे आज के सेशन को। आज क्विज में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है। इसमें आपको 4 से 5 एरर्स मिलेंगी। सब लोग कोशिश करो, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कर लेना और बताना कितनी एरर्स आप जो है ढूंढ पाए। नेक्स्ट क्लास को इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मुलाकात होगी तब। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें।